तो दोस्तों चलिए आज लेकर के आए हैं आपके लिए साइंस से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सेट नंबर 19 यानी कि 19वां सेट। दोस्त एनसीईआरटी का सेट काफी दिनों से रुका हुआ था, मतलब 5-6 दिन हो ही गया, एक सप्ताह हो ही गया रुका हुआ था, क्योंकि बीच में स्वतंत्रता दिवस आ गई थी और हम उसी में बिजी थे, सभी लोग बिजी थे। ठीक है, दूसरी नंबर बात कि अब यहां से क्या होगा कि आपका एनसीईआरटी का सेट कंटिन्यू चलेगा, बीच में कोई ड्रॉप नहीं होने वाला है। ठीक है, और आपको हम बताते हैं कि जो टेस्ट हुआ करती थी उसमें 20 ही क्वेश्चन था, लेकिन अब क्या किया गया है, अपग्रेड कर दिया गया है, यानी 30 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है टेक्नीशियन और एएलपी के लिए साइंस से। इसलिए दोस्त अब तो बिल्कुल मिस मत कीजिए, टेस्ट को कंटिन्यू दीजिए टेस्ट। ठीक है, जो लोग नए हैं शायद उनको पता ना होगा कि टेस्ट कैसे देना है। दोस्त लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से जाकर के आप साइंस का टेस्ट दे लीजिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, बहुत आपको जो है हेल्पफुल करेगा एग्जाम के समय में, इसलिए मिस मत कीजिए, कंटिन्यू देते रहिए टेस्ट सभी लोग। ठीक है, चलिए अभी क्या करते हैं कि जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं सेट 19 में, उसे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक के, काफी महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो। चलिए देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या कहा जा रहा है कि दोस्त इसमें कहा जा रहा है ये चीजें कि अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है। जी हां, अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है। पहला देख लीजिए ऑप्शन क्या कहा जा रहा है। पहला कहा जा रहा है कि कायिक जनन के दौरान अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है, क्या यह होता है, या दूसरा नंबर कहता है कि अलैंगिक जनन के दौरान होता है, या तीसरा नंबर कहता है कि लैंगिक जनन के दौरान, या चौथा इसमें कहा जा रहा है कि मुकुलन के दौरान। दोस्त किसके दौरान जो है अनुवांशिक पदार्थों का विनिमय मतलब कि आदान प्रदान होता है। ठीक है, किसके दौरान, तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं सिर्फ और सिर्फ लैंगिक प्रजनन के द्वारा ही होगा। यह थर्ड नंबर, लैंगिक प्रजनन। जब क्या होता है कि दो युग्मक आपस में मिलते हैं, जब जनन की प्रक्रिया होती है तब क्या होता है कि अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय होता है। ध्यान रखिएगा इसको, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये है एनसीईआरटी का ही यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा नंबर देख लीजिए। दूसरा नंबर आपको कहा जा रहा है इसमें कि न्यूरॉन के दो संगम स्थलों को क्या कहते हैं। जी हां, जब न्यूरॉन के दो संगम स्थल जहां मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, देख लीजिए। पहला नंबर क्या कहा जा रहा है, ऑप्शन पहला नंबर कह रहा है कि KCNI, क्या ये कहते हैं, या दूसरा नंबर आपको दे दिया है तंत्रिका पेशीय, दूसरा ये है, या तीसरा नंबर कह रहा है कि तंत्रिका जोड़ कहते हैं, या चौथा नंबर आपको कह रहा है कि सिनेप्स कहते हैं। दोस्त कहते क्या है, जब दो न्यूरॉन आपस में मिलते हैं वहां उस जगह को किसके सहारे एक दूसरे से मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं करेक्ट आंसर जो होगा ये इसमें ये फोर्थ नंबर होगा, सिनेप्स। सिनेप्स एक न्यूरॉन का उसमें जो इंफॉर्मेशन होता है उसका इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन में ये सिनेप्स के सहारे ही जाता है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो छोटे छोटे निकले होते हैं दिखा देते हैं, ये है अपना देख लीजिए न्यूरॉन, तो इसमें जो छोटे छोटे निकले हुए हैं उस सबको डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। तो बीच में जो है ये एक्सॉन होता है, ये बीच में जो भाग है ये एक्सॉन होता है, सबसे ये नीचे वाला भाग आपका क्या है कि सिनेप्स होता है। इसी सिनेप्स के सहारे दूसरे न्यूरॉन के सिनेप्स से कनेक्ट होता है और दूसरे न्यूरॉन में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जाता है इसी सिनेप्स के सहारे। तो इसको ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, इसको भूलना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहा जा रहा है कि बौनेपन का कारण क्या होता है। जी हां, बौना नाटा जो हो जाता है आदमी, उसका कारण क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। बौनेपन का कारण हम आपको बताते हैं। पहला नंबर देख लीजिए, ऑप्शन क्या कहा जा रहा है इसमें कि थायरोक्सिन का स्राव अधिक हो जाता है, क्या इसके वजह से बौनापन होता है, या दूसरा नंबर आपको कहा जा रहा है कि हार्मोन के स्राव में कमी हो जाती है, क्या इसके वजह से होता है, या तीसरा नंबर कह रहा है कि एड्रेनल की स्राव में कमी होती है, क्या इसके वजह से बौनापन होता है, या चौथा नंबर आपको कहा जा रहा है कि हार्मोन के स्राव में अधिकता, ठीक है, हार्मोन अधिक स्रावित होता है, क्या इसके वजह से होता है। तो ध्यान रखिए, आपको हम बता देते हैं, बौना आदमी 20 साल के बाद नहीं हो जाता है, बौना बचपन से ही वो होना शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है, तो ध्यान रखिए, आपको हम बताते हैं कि उसमें वृद्धि हार्मोन होती है। क्या होती है, वृद्धि हार्मोन, जिसकी कम स्त्रावित होती है, बचपन से ही कम स्त्रावित होना शुरू हो जाता है उसके शरीर के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि वह बौनापन हो जाता है, और अधिक स्त्रावित होता है तो वह क्या होता है कि अधिक लंबा हो जाता है। ठीक है, तो वो वृद्धि हार्मोन की वजह से। तो ये मेरा सेकेंड नंबर करेक्ट आंसर होगा कि हार्मोन स्त्राव की कमी की वजह से क्या होता है कि बौनापन होता है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए
ये अगला देखिए क्वेश्चन, इसमें कहा रहा है कि वृक्कों के निष्पंदक इकाई को क्या कहा जाता है। जी हाँ, वृक्कों के निष्पंदक इकाई को कहते क्या है ये जान लीजिए। पहला कह रहा है कि इसमें मूत्र नली कहते हैं, या दूसरा नंबर मूत्र मार्ग कहते हैं, क्या ये कहा जाता है, या तीसरा नंबर आपको कह रहा है कि न्यूट्रॉन कहते हैं, या चौथा नंबर आपको कह रहा है कि न्यूफ्रॉन कहते हैं। दोस्त कहते क्या है, ठीक है, तो अब ध्यान रखिए, आपको हम बताते हैं कि ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन होगा, क्या नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन करता क्या है कि अपने शरीर में, ये वृक्क से ही संबंधित होता है, वृक्क का क्रियात्मक इकाई, ऐसे इसको नेफ्रॉन को माना जाता है, क्रियात्मक इकाई। क्या करता है ये शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है ना, उसको कलेक्ट करके बाहर निकालने का काम ये नेफ्रॉन करता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से, इसमें से कौन जो है समय का इकाई नहीं है। जी समय का इकाई नहीं है, ये जानना है। पहला देख लीजिए सेकेंड, दूसरा नंबर आपको दे दिया पार्सक, तीसरा नंबर दे दिया है कि वर्ष, और चौथा नंबर आपको दे दिया है प्रकाश वर्ष। दोस्त इन चारों में से कौन है जो समय का इकाई नहीं है, समय का इकाई नहीं है ये। तो ध्यान रखिए, आपको हम बता देते हैं कि सेकेंड से समय को मापते हैं कि कितना सेकेंड गया, टाइम मेजर करते हैं ना हम लोग, तो ये समय है, ये समय का इकाई है सेकेंड। अब दूसरा देख लीजिए पार्सेक। दोस्त पार्सेक नहीं है समय का इकाई, क्यों नहीं है जान लीजिए। पार्सेक दूरी का इकाई है, सबसे अधिक दूरी किसी से मेजर की जाती है, इसी पार्सेक से मेजर की जाती है, तो ये दूरी का इकाई होता है, ना कि समय का होता है। तीसरा देख लीजिए, कहता है कि वर्ष। दोस्त वर्ष भी समय का ही एक इकाई होता है। एक वर्ष 365 दिन एक समय है, एक साइकिल होता है उसमें, ठीक है। तो यह समय ही दिखाता है कि 1 साल, 2 साल का समय, 3 साल का समय, 4 साल का समय, ये वर्ष में ही काउंट होता है समय को। तो ध्यान रखिए, ये 3 नंबर ही होगा। 4 नंबर देख लीजिए, कहता है कि प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष भी समय का इकाई नहीं होगा। प्रकाश वर्ष क्या होता है कि खगोलीय पिंड की दूरी मेजर की जाती है प्रकाश वर्ष में, ठीक है। तो ये भी दूरी का इकाई होता है। मतलब इसमें जो मेरा करेक्ट आंसर होगा, जो समय की इकाई नहीं है, ये सेकेंड नंबर है, ये फोर्थ नंबर, मतलब कि पार्सेक और ये प्रकाश वर्ष, ये दो जो है अपना समय का इकाई नहीं है, ठीक है। तो ये दो, इसमें मेरा क्या होगा कि ऑप्शन करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समय मापने वाला जो है, कहता है कि उपकरण सबसे सटीक है। जी हाँ, सबसे सटीक है, बिल्कुल एरर नहीं होता है, 9 के बराबर एरर होता है उसमें, बिल्कुल सटीक समय मेजर करता है। इसमें से कौन, तो पहला देख लीजिए, कहता है कि एक दीवाल घड़ी। क्या ये सटीक समय मेजर करता है? नहीं करता है। दूसरा जान लीजिए स्टॉप वॉच। दोस्त ये भी जो है सही समय सटीक मेजर नहीं करता है। तीसरा नंबर देख लीजिए, तीसरा नंबर कहता है कि एक डिजिटल घड़ी, ये भी नहीं करता है। चौथा करता है एक परमाणु घड़ी। क्या करता है? परमाणु घड़ी जो होता है दोस्त, वो बिल्कुल समय का सटीक मेजर करता है। आपको हम बता देते हैं, शायद आपको पता ना होगा कि एक परमाणु घड़ी जो होता है, एटॉमिक वॉच जो होता है, वो 3 लाख वर्ष में 1 सेकेंड माइनर एरर होता है उसमें, 1 सेकेंड का माइनर एरर, न तो वो भी नहीं होता है, लगभग माइनर एरर माना जाता है उसको। तो ये सबसे सटीक जो है परमाणु घड़ी माना जाता है, एटॉमिक वॉच माना जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि कणों के बीच जब टकराव होता है तो संवेग संरक्षण को इस प्रकार समझा जा सकता है। किस प्रकार समझा जा सकता है? मान लीजिए 2 बॉल है, 2 बॉल को आपस में टकराइएगा तो क्या क्या होगा, किस प्रकार क्या होगा, ये ध्यान रखना है। पहला नंबर कहा जा रहा है कि इसमें ऊर्जा का संरक्षण होता है, क्या ये हो सकता है? या दूसरा नंबर इसमें कहा जा रहा है कि इसमें न्यूटन का पहला नियम जो है केवल इसमें अप्लाई होता है, क्या यही होता है? या तीसरा नंबर इसमें कहा जा रहा है आपको कि केवल न्यूटन का दूसरा नियम ही अप्लाई होता है, क्या ये होता है? या तीसरा नंबर देख लीजिए, इसमें चौथा नंबर देख लीजिए। चौथा नंबर कहा जा रहा है इसमें कि न्यूटन का दूसरा और तीसरा दोनों नियम जो है लागू होता है, क्या ये होता है जब 2 गेंद आपस में टक्कर करता है? तो जी हाँ, ये फोर्थ नंबर मेरा करेक्ट होगा कि न्यूटन का दूसरा और तीसरा नियम दोनों लागू होता है, ठीक है। दूसरा नियम और तीसरा नियम दोनों लागू होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तीसरा नियम में क्या होता है कि प्रत्येक बल जो है प्रत्येक क्रिया विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जब 2 बल आपस में टकराएगा तो जितना फोर्स इस पे अप्लाई करेगा उतना ही फोर्स इस पे अप्लाई करेगा, दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत चलाएगा। और न्यूटन के दूसरे नियम से क्या होता है कि बल का नियम प्राप्त होता है। तो ये दोनों क्या होता है कि इस पे अप्लाई होता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 11th से जो है फिजिक्स का क्वेश्चन है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि एक पिंड निर्वात में अकेले क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण के अभाव में स्वतंत्रता पूर्वक क्या होता है कि नीचे गिर रहा है, स्वतंत्र रूप से फ्री फॉल होता है इसमें। तो उसके दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है वो स्थिर होगा? जी हाँ, कांस्टेंट होगा। कौन सा है? उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, आपको हम बता देते हैं। पहले तो देख लीजिए ऑप्शन, कहता है कि इसमें गतिज ऊर्जा, क्या ये होगा? दूसरा स्थितिज ऊर्जा, तीसरा आपको कह रहा है कि कुल यांत्रिक ऊर्जा, और चौथा कह रहा है आपको कुल रैखिक संवेग। क्या होता है स्थिर? ध्यान रखिए, जब आपको गुरुत्वाकर्षण में फ्री फॉल रूप से क्या होता है कि गिरता है, तो गिरता है तो उसमें होता क्या है दोस्त? उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जितना स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी उतना ही उसकी स्थितिज ऊर्जा नहीं, उस गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है? फ्री फॉल जब होती है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, स्थितिज ऊर्जा उतना ही घट जाता है। जितना गतिज ऊर्जा बढ़ेगा उतना ही स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। ध्यान रखिएगा इसको। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल को ही हम क्या कहते हैं कि कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो जितना गतिज ऊर्जा बढ़ा उतना ही स्थितिज ऊर्जा कम गया, मतलब कि कुल ऊर्जा जो होगा उसका सेम ही रहता है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा जितना घटेगा उतना गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। तो क्या होगा कि उसका कुल यांत्रिक ऊर्जा सेम रहती है, वो स्थिर रहती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है कि स्थिर रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि दो निकाय के बीच अप्रत्यास्था टक्कर के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राशि हमेशा संरक्षित रहती है? जी हाँ, दो जब गेंद आपस में टकराता है तो क्या हमेशा संरक्षित रहता है? ध्यान रखिए। तो पहला नंबर कहता है कि कुल गतिज ऊर्जा उसकी संरक्षित रहती है, क्या ये होता है? या दूसरा नंबर आपको कह रहा है इसमें कि कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है? या तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है कि कुल रैखिक संवेग संरक्षित रहती है? या चौथा नंबर आपको कहा जा रहा है इसमें प्रत्येक निकाय की गति संरक्षित रहती है? दोस्त, रहती क्या है आपको ध्यान रखना है कि फ्री फॉल जब होता है तब उसमें कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहता है, उसमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है, स्थितिज ऊर्जा घट जाता है। जितना बढ़ता है उतना ही स्थितिज ऊर्जा जो है क्या होता है कि घट जाता है। तो उसमें कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहता है। लेकिन जब दो बॉल आपस में टक्कर करता है तो उसकी कुल रैखिक संवेग संरक्षण रहता है। कौन रहता है? ये थर्ड नंबर, कुल रैखिक संवेग संरक्षण रहता है। इसको ध्यान रखिएगा दोस्त, काफी इंपॉर्टेंट है, सारे 11th का ही फिजिक्स है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसके लिए द्रव्यमान का केंद्र जो है शरीर से बाहर स्थिर होता है? जी हाँ, जान लीजिए आप कि किसी भी वस्तु का मास जो होता है, द्रव्यमान जो होता है, किसी भी बॉडी के सेंटर में होता है, किसी बॉडी के सेंटर में होता है। तो ध्यान रखिए, पहला नंबर का होता है पेंसिल। पेंसिल का भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा, कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो पेंसिल का द्रव्यमान जो होगा पेंसिल से बाहर नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, पेंसिल के सेंटर में ही स्थित होगा। दूसरा नंबर कहता है एक शॉर्ट पुट में भी एक सेंटर होगा, आराम से वहीं पे रहेगा। तीसरा नंबर पासा का भी एक सेंटर होगा, वहां पे संरक्षित रहेगा। चौथा नंबर देख लीजिए, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा चूड़ी राउंड होता है, उसके सेंटर में मास होता है, तो वो क्या होता है कि उसके बाहर स्थित होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर मेरा जो है एक चूड़ी, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब एक तार की लंबाई उसकी मूल लंबाई की क्या कर दी जाती है? आधी कर दी जाती है, तोड़ करके आधी कर दी जाती है, तब उसकी अधिकतम भार वह बिना टूटे झेल सकता है। कब झेल लेगा? जब वह दुगुना हो जाएगा तब झेल लेगा, या आधा हो जाएगा तब झेल लेगा, या तीसरा नंबर कहता है कि 4 गुना होगा तब झेल लेगा, या ज्यों का त्यों मतलब जैसा है वैसा सेम रहेगा तब झेल लेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि एक तार की लंबाई अगर उसकी मूल है और उसकी आधी अगर कर दी जाए तब वह क्या होगा कि जो है त्यों रूप में वह क्या होगा कि बिना टूटे वह भार को झेल सकता है। तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है 11 नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि एक क्या दे दिया है? हाँ, एक एल्युमिनियम के गोले को क्या किया जाता है कि पानी में डुबा दिया जाता है। एल्युमिनियम का गोला है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है कि पानी में डुबा दिया जाता है। अब करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा ये हमको देखना है। तो पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर कहा जा रहा है इसमें क्या कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस पर उछाल 4 डिग्री सेल्सियस की तुलना में कम हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर उछाल 4 डिग्री सेल्सियस की तुलना में कम हो जाएगा, क्या ये सत्य है? या दूसरा नंबर आपको कहा जा रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो उछाल होगी वो 4 डिग्री सेल्सियस की तुलना में अधिक होगी।
क्या ये सत्य है? या तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है इसमें कि 0 डिग्री सेल्सियस पर उछाल, 4 डिग्री सेल्सियस पर उछाल दोनों ही क्या होगी कि समान होगी, क्या ये होगी? या चौथा नंबर इसमें कहा जा रहा है आपको कि गोले की त्रिज्या के आधार पर 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा कि उछाल या कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है, क्या ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन है? तो आपको हम बता देते हैं, अगर एल्युमिनियम का गोला है, अगर उसको पानी में डुबाते हैं, आप क्या करते हैं, पानी में डुबाते हैं, तो जान लीजिए कि 0 डिग्री जहां टेम्परेचर अगर पानी का है, एक जगह 4 डिग्री सेल्सियस पानी का है, तो 0 डिग्री सेल्सियस की अपेक्षा 4 डिग्री सेल्सियस में जो होगा उछाल उसका कम होगा। क्या होगा? कम होगा। तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर उछाल और 4 डिग्री सेल्सियस पर उछाल कम होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है इसमें कि धारारेखीय प्रवाह उन तरल पदार्थों के लिए अधिक संभावित है जिनमें क्या हो सकता है, जिनमें क्या होता है कि उच्च घनत्व होता है। क्या उसमें धारारेखीय प्रवाह जो है तरल पदार्थों में अधिक संभव है? किस में अधिक संभव होगा धारारेखीय प्रवाह, हमको यह जानना है। दूसरा नंबर देख लीजिए। दूसरा नंबर आपको कहा जा रहा है कि उच्च श्यानता, क्या इसमें हाई विस्कोसिटी में जो है क्या होता है कि आपका जो है अधिक धारारेखीय प्रवाह संभव होता है। या तीसरा नंबर निम्न घनत्व, या चौथा नंबर आपको कहा जा रहा है कि निम्न श्यानता, किस पे अधिक होगा। तो दोस्त ध्यान देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हम बताते हैं करेक्ट आंसर जो होगा ये सेकंड नंबर निम्न श्यानता, और दूसरा नंबर होगा ये थर्ड नंबर भी निम्न घनत्व। जितना कम घनत्व होगा ना उतना पानी का धारा रेखीय प्रवाह जो होगा अधिक होगा। ध्यान रखिएगा, जितना निम्न घनत्व मतलब कम घनत्व होगा उतना ज्यादा धारा रेखीय प्रवाह होगा। ठीक है। और आपको बताते हैं कि श्यानता, जितना अधिक श्यानता होगा उतना अधिक उसका ढलान होगा और उतना अधिक तेजी से क्या करेगा कि वो धारा रेखीय प्रवाह करेगा। इसलिए ये मेरा क्या होगा कि सेकेंड और थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि बॉयल का नियम किसके लिए लागू होता है। जी हाँ, बॉयल का नियम किसके लिए लागू होता है ये कहा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। पहला कह रहा है कि रुद्धोषम प्रक्रिया के लिए होता है, या दूसरा समतापी प्रक्रिया के लिए होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये सेकंड नंबर ही मेरा करेक्ट आंसर होगा, समतापी प्रक्रिया। बॉयल्स का लॉ जो है इक्वल टेम्परेचर पे ही लागू होता है। ध्यान रखिएगा, समतापी प्रक्रिया में होता है। तो ये मेरा करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर चारों ओर घूमना। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तो घूमती ही है, प्लस अपने अक्ष पे भी घूर्णन करती है। ठीक है। तो घूमना जो होता है वो क्या होता है, पहला देख लीजिए। पहला नंबर कहता है कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना कहता है कि एक अवधिक गति होती है, मतलब एक अवधि गति होती है। तो जी हाँ, एक अवधि गति होती है, एक उसका अवधि होता है जिसे 365 दिन होता है। 365 दिन होता है एक सूर्य के चारों ओर लगाना, लेकिन अपने अक्ष पे जो घूमना होता है वो 24 घंटा होता है। तो 24 घंटे में क्या होता है कि अपने अक्ष पे घूम लेता है। तो एक अवधि होता है, एक फिक्स अवधि होता है ना। तो जान लीजिए कि एक अवधि गति होता है। दूसरा नंबर जान लीजिए कहता है कि इसमें सरल हार्मोनिक गति होता है, मतलब कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो नहीं, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता है। तीसरा नंबर कहता है कि इसमें कहा जा रहा है कि अवधिक होगा, लेकिन क्या होगा, सरल हार्मोनिक मोशन मतलब गति नहीं होगा। तो हाँ, ये सही है, अवधिक तो ऊपर है ही, लेकिन सरल हार्मोनिक मोशन ये दो नहीं है, मतलब ये थर्ड नंबर भी है। या फोर्थ नंबर कह रहा है कि गैर अवधिक गति होगा। तो नहीं, ये नहीं होगा, मतलब फर्स्ट या ये थर्ड, फर्स्ट और थर्ड मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। अवधिक गति है लेकिन सिंपल हार्मोनिक गति नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये फर्स्ट एंड थर्ड मेरा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि पानी में नौकायान करने वाला क्या होता है कि मोटर बोट होता है। पानी में जो पनिया जहाज मतलब कहिए एक छोटा सा बोट जो होता है, सो उसके द्वारा जो जल तरंगे उत्पन्न होती है वो किस तरह की तरंगे होती है ये कहा जा रहा है। तो पहला देख लीजिए, पहला नंबर कहा जा रहा है इसमें न तो अनुधर्ज तरंग होती है न अनुप्रस्थ तरंग होती है। गलत, अनुप्रस्थ या तो अनुधर्ज होगी ही, ये गलत है। दूसरा नंबर देख लीजिए, कहा जा रहा है आपको कि अनुधर्ज तरंग और अनुप्रस्थ तरंग दोनों होती है। तो जी हाँ, बिल्कुल दोनों होती है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुधर्ज तरंग दोनों होती है एक मोटर बोट जब पानी में चलती है। क्यों होती है? क्योंकि पानी की सतह क्या होती है कि ऊपर नीचे होती रहती है। ऊपर का पानी नीचे, नीचे का पानी ऊपर जाते रहता है, तो उसका सतह जो है ऊपर नीचे होते रहता है। तो अनुधर्ज का काम भी करती है और अनुप्रस्थ का भी काम करता है।
ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये अनुप्रस्थ और अनुधर्ज दोनों तरंगे होती है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि हवा में ध्वनि की गति जो होती है वो किस प्रकार की गति होती है, ये कहा जा रहा है। तो हवा में ध्वनि की तरंग की गति कहता है एक नंबर में कि तापमान से स्वतंत्र होती है, मतलब तापमान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या ऐसा होता है? या दूसरा नंबर इसमें कहा जा रहा है कि दबाव के साथ बढ़ जाती है, क्या ये होता है? या तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है इसमें कि आर्द्रता में वृद्धि के साथ क्या होता है कि बढ़ जाता है, मतलब आर्द्रता बढ़े तो बढ़ जाए। चौथा नंबर कहा जा रहा है कि इसमें आर्द्रता में वृद्धि के साथ घट जाती है। गलत। आर्द्रता जब बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी जब बढ़ेगी तो उसके साथ क्या होगा कि साउंड भी इंक्रीज करेगा, मतलब साउंड भी, ध्वनि भी क्या होगा कि वृद्धि होगा। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। आर्द्रता में वृद्धि के साथ क्या होता है कि बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि माध्यम के ताप में परिवर्तन होने से क्या होगा। अगर कोई मीडियम है, मीडियम में अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। पहला नंबर कहता है कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति में भी परिवर्तन हो सकती है, क्या ये हो सकता है? या दूसरा नंबर आपको कहा जा रहा है इसमें कि ध्वनि तरंग के आयाम, एम्पलीट्यूड में भी परिवर्तन हो सकता है, ये कहा जा रहा है। या तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है इसमें कि ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन हो सकता है, क्या ये हो सकता है? या चौथा नंबर आपको कहा जा रहा है कि ध्वनि तरंगों की प्रबलता में परिवर्तन होगा। दोस्त होगा क्या? तो ध्यान रखिए, आपको हम बता देते हैं। टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो ये थर्ड नंबर मेरा होगा। ध्वनि की तरंग दैर्ध्य जो होती है, वेव की जो वेवलेंथ होती है, उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, क्या कहा जा रहा है कि एक ध्वनि तरंग संपीड़न और विरलन है, संपीड़न और विरलन के रूप में क्या होता है कि वायु स्तंभ से गुजर रही है। किससे गुजर रही है? वायु स्तंभ से गुजर रही है, संपीड़न और विरलन के रूप में। तो लगातार संपीड़न विरलन में क्या होगा? कहता है कि पहला नंबर कि घनत्व स्थिर रहेगा, ये हो सकता है। या दूसरा नंबर आपको कहा जा रहा है इसमें कि बॉयल के नियम का पालन किया जाता है, बॉयल के नियम का पालन किया जाता है, क्या ये हो सकता है? या तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है इसमें कि वायु का थोक जो है, मापांक जो होता है वो दोलन करता है, क्या ये होता है? या चौथा नंबर आपको कहा जा रहा है कि ऊष्मा का कोई स्थानांतरण नहीं होता है, क्या होगा? ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जान लीजिए कि ध्वनिक तरंग की जब संपीड़न और विरलन में क्या होता है कि वह गुजरती है तो उसके लगातार संपीड़न विरलन में क्या होता है कि कोई स्थानांतरण नहीं होता है। क्या होता है? ऊष्मा का कोई स्थानांतरण नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन अब दिखा देते हैं हम आपको। ये है अपना लास्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन है। ये क्या कहा जा रहा है इसमें कि किसी द्रव में ध्वनि की गति निर्भर करता है, किसी भी द्रव में ध्वनि की गति किस पर निर्भर करता है ये बताना है। पहला देख लीजिए, पहला नंबर कहता है कि माध्यम के घनत्व पर सीधा निर्भर करता है, डिपेंड करता है, क्या ये है? या दूसरा नंबर आपको कहा जा रहा है इसमें कि माध्यम के आयतन मापांक के वर्ग पर जो है निर्भर करता है, क्या ये करता है? या तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है कि घनत्व के वर्गमूल या जो है घनत्व के वर्गमूल पर जो है व्युत्क्रमानुपाती निर्भर करता है, क्या ये करता है? या चौथा नंबर आपको कहा जा रहा है कि माध्यम के आयतन मापांक के वर्गमूल के सीधे निर्भर करता है, सीधे उस पर डिपेंड करता है, क्या ये होता है? तो ध्यान रखिए, आपको हम करेक्ट आंसर बताते हैं दोस्त कि किसी भी द्रव में अगर साउंड है, साउंड अगर वेव है तो उसकी मोशन यानी गति जो स्पीड जो होती है ये दोनों पर निर्भर करती है, थर्ड और फोर्थ दोनों पर। घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती पर निर्भर करती है। अब चौथा नंबर जो है आपका माध्यम के अपांक जो दे दिया है, आयतन दे दिया ना, हाँ आयतन, उसके मापांक के वर्गमूल के सीधे उस पर भी डिपेंड करता है गति जो होता है सो। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्त ये था अपना 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। बिल्कुल मिस मत कीजिएगा जो भी वीडियो आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार आते रहेगा वीडियो आपके लिए एएलपी और टेक्नीशियन के लिए, बिल्कुल मिस नहीं होने वाला है। कल हम उसका जो है जो टेस्ट हो रही है, अभी लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं जाकर के फटाफट दे लीजिए। कल उसका सोल्यूशन भी आ जाएगा, प्लस स्कोर कार्ड भी आ जाएगा, टेस्ट पेपर भी आ जाएगा। ठीक है, तो कल हम लोग इसका क्या करते हैं, टेस्ट पेपर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं,
हमें भी इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।